क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। सबको पता है जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उन्हें पता है अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है, पता है ना? सेकंड चैप्टर, और किसमें? हिस्ट्री में, ठीक है, इतिहास में। क्योंकि पहला चैप्टर जो था अपना वो फ्रांसीसी क्रांति का था। तो बच्चों साथ के साथ आप चैप्टर लर्न भी करते जाएं, ठीक है। ये नहीं कि सारे चैप्टर हो जाए उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके टेस्ट भी आएंगे, सिलेबस आपको बता दूंगी मैं। तो ये जो सेकंड चैप्टर है उसमें अपन रूसी क्रांति देख रहे हैं। तो हम जो पहले देख चुके थे खूनी रविवार के बारे में पिछले लेक्चर में, कि किस तरह से वहां पर जो है जुलूस निकाले जा रहे थे। तो इसी रविवार से जब इस पे पुलिस ने जो है इसको रोकने का प्रयास किया, कितने लोग मारे गए इसमें, मजदूर बहुत। तो ये 1905 की क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और इस खूनी रविवार का जो प्रभाव पड़ा कि हड़तालें शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि ये जो वहां के शासकों ने आंदोलनों पर इस पर जो रोक लगा दी थी, क्योंकि वहां के जो पादरी के नेतृत्व में जुलूस निकाला जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया था। उस पर जो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की थी। लोग नागरिक स्वतंत्रता का भाव जो था, मतलब लोगों को अगर आप उनको मांग मनवाने से रोक रहे हैं, मांग के लिए जो वो कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, उससे रोक रहे हैं, तो वो अपनी स्वतंत्रता पे क्या मांग रहे थे, ये क्या कह रहे थे उसको, वो कि रोक लगा रहे हैं। तो नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का ये विरोध कर रहे थे। तो इसका प्रभाव देखा जा रहा था कि वहां पर जो है वहां के जो वकील हैं, वहां के जो इंजीनियर हैं, ठीक है, इन्होंने अपने सब कामों का बहिष्कार कर दिया था। और ये संविधान सभा के गठन के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये उसके दौरान क्या हुआ, बहुत सारी ट्रेड यूनियन बन गई, बहुत सारी फैक्ट्री की कमेटियां बन गई, ठीक है, जो अस्तित्व में थी उस समय, पर ये सब गैर कानूनी थी। उस समय उस दौरान ही बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारी यूनियन जो थी वो अस्तित्व में आ गई थी। फिर मैंने आपको ड्यूमा का बताया था कि संविधान सभा के अंतर्गत जो एक ड्यूमा जो संसद कही जाती है उसका गठन किया गया था। और जार जो था वहां का शासक, उसको उस ड्यूमा के अंतर्गत जो है अपना शासन चलाना था। पर वो जो जार है वो किसी प्रतिबंध में, किसी बंधन में रह करके शासन नहीं करना चाहता था। तो पहले तो जार ने क्या किया, ड्यूमा के गठन पर अपनी रजामंदी दे दी, ठीक है, सहमति दे दी कि हाँ ठीक है। पर राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो पहली ड्यूमा को इसने 75 दिन में ही हटा दिया। जो सेकंड ड्यूमा बनी उसको भी इसने 3 महीने कर दिया, क्योंकि वो अपनी सत्ता पे अंकुश नहीं चाहता था, कोई बंधन नहीं चाहता था। और तीसरी ड्यूमा थी, उसमें भी उसने केवल किनको रखा, जो वही उसी से समर्थित थे, उसी के जो है समर्थन में थे, जो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, उनको, उदारवादियों को इसने इसमें जगह नहीं दी, इनको सबको वहां से दूर कर दिया। इसी दौरान समय आ गया प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या था कि 2 खेमे में जो विश्व बटा हुआ था। उस समय जो शुरुआत हुई, जो पहला खेमा था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की ये केंद्रीय शक्ति थी, और फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, देखो रूस आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरे इसमें ग्रुप में थे। और इसमें बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। तो ये 2 खेमों के बीच में जो है युद्ध छिड़ गया था। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन सबका एक विशाल साम्राज्य था। और शुरुआत में तो क्या हुआ, अब रूस का अगर अब कहते हैं इन्वॉल्वमेंट है, तो रूस में उस समय किसका शासन था, जार का शासन था। तो रूसियों का समर्थन जो है वो जार को मिल रहा था। शुरुआत में रूस का समर्थन, वहां की जनता का समर्थन जार को मिला। पर जब ये देखा गया कि जार जो है वो ड्यूमा से सलाह ले ही नहीं रहा है, ड्यूमा आपको पता ही है, ठीक है, ड्यूमा से सलाह ले, तो धीरे धीरे क्या हुआ, रूसियों का जन समर्थन जो था, जो जार को मिल रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता गया। और दूसरे खेमे में कौन थे रूस के विरोध में, यहाँ पर जर्मनी। तो रूस में जर्मन विरोधी गतिविधियां आरंभ हो गई, भावनाएं जो थी वो आरंभ हो गई। तो यहाँ पे जो सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो एक जर्मन नाम था, उसका नाम बदल करके वो पेट्रोग्राद नाम रख दिया गया, क्योंकि वो जर्मन नाम था, तो जर्मन विरोधी भावनाएं चल रही थी, तो उसको हटा दिया गया। वहां की जो महारानी थी वो भी जर्मन मूल की थी,
ठीक है। तो उसके विरुद्ध भी वहां पर जो है जनता का समर्थन नहीं था, वो अलोकप्रियता उसकी वहां पर बढ़ती जा रही थी। फिर हम बात करते हैं जो सेनाओं की स्थिति थी, तो एक पूर्वी मोर्चा, एक पश्चिमी मोर्चा, ठीक है। तो पूर्वी मोर्चे में या पश्चिमी मोर्चे में दोनों में काफी भिन्नता थी। जो पश्चिमी मोर्चा है वो फ्रांस की सीमा पर जो बड़ी बड़ी खाइयां हैं वहां पर वो लड़ाई हो रही थी, और ये पूर्वी सीमा पे जो खेमा है वहां पे जो रूस भी था, इसमें इसके बहुत सारे सैनिक जो है मारे गए थे, लड़ते लड़ते थक गए थे वो सैनिक, ठीक है। और उनका मनोबल जो है वो टूट रहा था, उनमें आगे हिम्मत नहीं बची थी और लड़ाई करने की। तो धीरे 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 क्या हो रहा है, सेना में भी सहन शक्ति की कमी देखी जा रही थी। फिर 1914 से लेकर 16 तक जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ ये युद्ध हो रहा था। यहाँ भी हमने जो बात की थी, ये दो जो खेमे थे, तो उसमें भी रूस को क्या मिली, वहां पर पराजय मिली, मतलब रूस की इनसे जो लड़ाई हुई तो इसमें रूस को हार मिली। तो इससे क्या हुआ, फिर धीरे 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 रूस पीछे हटता गया, और 1917 तक तो कम से कम यहाँ दिया गया है कि 70 लाख लोग जो है वो इससे प्रभावित हुए, मारे गए। रूस की सेना धीरे 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 क्या हो गई, पीछे की ओर हटती जा रही थी। और इस सेना ने क्या किया कि जब वो पीछे हट रही थी तो हटते हटते वो रास्ते में आने वाले जितने भी फसल थी, मतलब जो खेत थे या जो इमारतें थी, उनको भी वो क्या कर रहे थे, नष्ट करते जा रहे थे। तो इसका और अलग असर क्या हुआ कि उसी देश में रहने वाले लोगों की अगर आप खेत जो है वो खत्म कर देंगे, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो रहने की जगह है, जो आवासीय इलाके हैं, उनको आप नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो और समस्या पैदा होगी, क्योंकि बहुत सारी इमारतें, फसलों को नष्ट कर दिया तो लगभग 30 लाख लोग जो है शरणार्थी हो गए, क्योंकि उनके वहां रहने की जगह ही नहीं बची। तो और स्थितियां क्या हो गई, बिगड़ गई इससे, और इससे जार की जो लोकप्रियता है वो और कम हो गई, लोग इसके और विरोध में हो गए, अलोकप्रियता ज्यादा इसकी बढ़ गई, क्योंकि इसके अनुसार ही हो रहा था, ये इसके जो आदेश हैं, जो शासक जो आदेश देगा उसी प्रकार से कार्य हो रहा था। अब सिपाहियों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, जो भी मैंने बताया कि वो इतने युद्ध में लंबे समय से जो फंसे हुए थे, तो उनका धीरे धीरे मनोबल कम हो रहा था, वो जो पीछे लौटने की स्थिति में थे, वो युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते थे, ऐसी स्थितियां वहां पर पड़ रही थी। और जब भी आपने कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा कहीं किसी युद्ध के बारे में, तो युद्ध का असर बच्चों केवल सैनिकों पे ही नहीं होता है, वहां की जनता के ऊपर, उस देश के ऊपर। देखिए, विजय तो लास्ट में होती है, कौन सा देश जीता कौन सा देश हारा, और उसके पहले दोनों देशों का बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो चुका होता है। वो तो अंतिम समय पता चलता है कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, पर उसके पहले दोनों देश पूरी तरह से, बहुत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर भी रूस के उद्योगों पर इसका असर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उद्योगों में क्या होता है कि उस समय ज्यादातर फिर सामान्य चीजों की तो जो होती है, सामान्य दिनों में जो मांग होती है तो पूर्ति होती जाती है, पर जब युद्ध छिड़ जाते हैं तो उस समय युद्ध के संबंधित सामग्रियों का निर्माण ज्यादा होने लगता है। मतलब सामान्य फैक्ट्रियों में भी इस तरह की चीजें, जैसे युद्ध के सामान में जैसे जो भी होते हैं, चाहे सैनिकों के जूते हों, चाहे उनकी वर्दियां हों, ठीक है, या और भी संबंधित जो भी औजार उपकरण है वो ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, और सामान्य चीजों में जो है वो कमी आने लगती है। तो जब ये मार्केट में इनकी कमी हो जाती है तो चीजों के दाम भी क्या हो जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो वहां की जनता के लिए बहुत दुखदायी स्थितियां हो जाती है। तो यही रूस में हो रहा था। एक तो रूस में उद्योग वैसे ही कम थे, अगर अपन अन्य यूरोप के अन्य देशों से या शेष यूरोप से अगर तुलना करें तो उद्योग तो वैसे ही कम थे। और फिर वहां पे जो रूस का जो आयात निर्यात हो रहा था, उसमें बाल्टिक सागर जो था उस पर जर्मन ने कब्जा कर लिया था। फिर हम वापस से पुरानी स्थिति में आते हैं, जर्मनी इसके साथ इसका युद्ध हो रहा था, तो जर्मनी ने क्या किया, बाल्टिक सागर पे कब्जा कर लिया। तो रूस का जो आयात निर्यात जो है वही उसी के जरिए हो रहा था, वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बहुत सारे औद्योगिक उपकरणों की कमी आ गई। अब आयात निर्यात में बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं कहीं मशीनों की आवश्यकता होती है, मशीनें भी मंगाई जाती हैं, ठीक है, कहीं कच्चा माल भी आ रहा है, तैयार माल भी जा रहा है, तो ये सब आयात निर्यात जो होता है उस पर असर होता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो रेलवे लाइन बनी थी जिसके जरिए व्यापार हुआ था, वो लाइनें भी टूटने लगी, क्योंकि उपकरण भी जो थे ये बर्बाद होने लगे, इनकी कमी हो गई, रेलवे लाइन भी टूटने लगी, तो जो रेलवे के जरिए व्यापार हो रहा था उसमें भी असर होने लगा। ज्यादातर जो पुरुष थे उस देश में
उनको कहाँ पे भेजा जाने लगा? युद्ध के लिए। तो लगभग जो पुरुष हैं वो कहाँ जाने लगे? युद्ध में। तो मजदूरों की कमी वैसे ही हो गई, क्योंकि पुरुषों को अधिकतर जो है फैक्ट्री में काम मिल रहा था, महिलाएं तो बहुत कम काम कर रही थी, कर भी रही थी तो उनको बहुत कम वेतन दिया जा रहा था। तो पुरुषों को सेना में भेजने से क्या हो गया? मजदूरों की कमी हो गई। तो उद्योग तक तो वैसे ही कम थे, और जो गिने चुने उद्योग थे उसमें भी क्या हो गई? मजदूरों की कमी हो गई। तो जब ये सेना का सामान ज्यादा बनने लगा, या सेना की ज्यादा जो है स्थिति वहां पर उद्योगों में जैसे कहना चाहिए सामान की होने लगी, तो अनाज की कमी तो हो गई, क्योंकि उद्योग कम हो गए, पुरुष भी जो है मजदूरों की कमी हो गई, तो अनाज की कमी होने लगी। तो एक समय तो ऐसा आया कि रोटी की और आटे की जो है बहुत ज्यादा कमी हो गई, और वहाँ के हालात इतने बिगड़ गए कि कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, खाने पीने की किल्लत होने लगी। वहाँ पर जो लोग मुख्यतः पाव जिसको कहते हैं वो उनका मुख्य भोजन होता है, उसकी कमी होने लगी। तो इस अनाज के लिए वहाँ पे दंगे फसाद भी होने लगे। तो ये स्थिति वहाँ पे रूस में जो थी बहुत ज्यादा होने लगी। तो हम आगे अपना जो अगला टॉपिक लेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये पेट्रोग्राद है, उसमें जो क्रांति हुई उसकी क्या वजह थी और वहाँ पर उसकी क्या स्थिति बनी। तो अभी हमने केवल जो है ये स्थिति रूस की